हेलो 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 अब आ रही है आवाज? आपको नहीं बोल रहा हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं। बेटा अब आवाज आ रही है? बेटा जरा अंदर कोई होगा उसको इधर बुलाओ। अल्लाह भरोसे दुकान छोड़ के चले जाते हैं। So write down please. The people of Indus Valley civilization, the people of Indus Valley civilization domesticated several animals included dogs, cat, bull, pig, buffalo, camel. नीचे चले जाएंगे। Hunting was also an important activity. Hunting was an important activity included wild pig, buffaloes, deer, jackal, नीचे चलेंगे। Food gathering was also practiced. Food gathering was also practiced. Food gathering was also practiced. Wild rice was consumed in the Ganga Yamuna
in the Ganga Yamuna area. मैं इसका कंक्लूजन पार्ट सुनिएगा. हड़प्पन्स 10, ये कंक्लूजन पार्ट होगा इसका. डिपेंड ऑन द मल्टीपल substantive strategies. Harappan 10 depend on multiple substantive strategies. This was done to mitigate risk. This was done to mitigate risk if crops failed. This was done to mitigate the risk if crop failed. They could depend upon the hunting and gathering. This was done to mitigate risk if crop failed. They could depend upon the hunting and gathering. Point to be noted here. ये जितनी भी लाइन आपने लिखी इसको मैं 2-3 लिख लिया. अब सुन लीजिए, मैंने 3 चीज़ें लिखाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि आखिर हड़प्पा के लोग क्या काम करते थे. हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर वो करते थे, बट एग्रीकल्चर के अलावा भी अगर आप देखेंगे इसमें 4-5 चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है. मैंने आपको कहा कि हंटिंग भी कर रहे हैं, गैदरिंग भी कर रहे हैं. तो कल भी बात हुई थी कि एग्रीकल्चर तो वैसे भी इंटेंसिफाई हो ही गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हड़प्पा में कुछ हुआ है तो वो एग्रीकल्चर हुआ है. तो जब एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा था तो ऐसा लगता है कि खाली एग्रीकल्चर ही चल रहा होगा. ऐसा नहीं हुआ. एग्रीकल्चर के अलावा भी हंटिंग भी की गई है, गैदरिंग भी की गई है. जो मैंने उसमें पॉइंट लिखाया वो इसलिए है, जो लास्ट का पॉइंट आपने लिखा हुआ है, मैंने उसमें इसलिए वो लिखा है, वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनको ये पता था कि अचानक से अगर कुछ खराबी हो गई, रिस्क, टू मिटिगेट, उस रिस्क को बचाने के लिए, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहें और अचानक से हमारा एग्रीकल्चर फेल हो जाए तो मर जाएंगे. तो उस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना होने के अलावा उन्होंने क्या काम किया, हंटिंग गैदरिंग को कंटिन्यूसली चलाते रहे. आप मेरी बात समझे? नहीं समझे तो वो स्टोन एज का जो एरा है वो भी हमें हड़प्पा में देखने को मिल रहा है. फिर से समझा रहा हूं, दिमाग के अंदर डालिएगा. हड़प्पा के लोग खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, बस इसलिए कि उनको ये था कहीं ना कहीं कि हम पे अटैक होने वाला है. हाँ अतन भाई, चार्जर तो मैं ले आया हूँ. हाँ हाँ हाँ. तो बात क्लियर हुई. ये जो आपने इतना लिखा, इतना भी एग्जाम में नहीं लिखने का है, नहीं लिखना है. बस आपको समझना है कि सर ने एक बार कहा था कि किस टाइप का ऑक्यूपेशन उनका था. डोमेस्टिकेशन भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, ताकि वो रिस्क को ख़त्म किया जाए. मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको पढ़िए प्लीज़ और दिल से पढ़िएगा. और अंडरलाइन करिए जहाँ जहाँ पे आपने लिखा है कि क्या क्या कर रहे हैं. अब वो कुत्ता बिल्ली की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि जैसे वो हंटिंग लिखा हुआ होगा, गैदरिंग लिखा हुआ होगा. इजी है, हाँ, डिफिकल्ट तो है ही नहीं. किसी को पूछना है तो बताइए.
मैंने कहा किसी को पूछना है तो पूछो। अब ये हो गया उनका इकोनॉमिकल पार्ट। अब टॉपिक दीजिए पॉलिटी। पॉलिटी इसके बाद तुम्हें अपने प्यारे माँ बाप की कसम है कि कुछ और मत पढ़ना। ये मैंने सारे लिखाए हैं, उपिंदर सिंह भी कोट कर रहा हूँ, इग्नू का मटेरियल भी, एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं है बुक्स के अंदर। तो आपके बदले मैंने पढ़ लिया है, आप इतना ही लिख के आओगे तो भी मैं सेटिस्फाई रहूँगा। चलिए हड़प्पा की पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए पॉलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, मतलब ज़र्रा भर का भी हमें पता नहीं है कि किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे थे। तो इधर हमने क्या किया कि एक बुक को कोट कर दिया। क्लास 12 की एनसीईआरटी आप निकालिए और अपने पास रखिए, उसको कोट करता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो उसके अंदर आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलिए, मैं बता देता हूँ कहाँ पे। पेज नंबर 16 पे आ जाइए आप। क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी, और उसमें 8.1 पे पैलेसेस एंड किंग के बारे में बताया गया है, अगर आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली ये जो पूरी कहानी इन्होंने लिखी है, ये जो एनसीईआरटी में इन्होंने भरा है, बेसिकली एक हिस्टोरियन है जिनका नाम व्हीलर और पिगॉट है। व्हीलर, पिगॉट, इन फ्रेजर, ये 3 हिस्टोरियंस हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं। व्हीलर, पिगॉट एंड फ्रेजर जो है, बेसिकली वही 3 हैं जिन्होंने हड़प्पा की पॉलिटी के बारे में बताया है। एनसीईआरटी ने क्या किया है काम, उन तीनों की बातों को मिक्स करके एक जगह पे आपको बताया। ये जो पूरी कहानी है, पिगॉट, फ्रेजर और व्हीलर की बात को अगर हम माने, बड़ा अच्छा लिखा है। वो इसको कंपैरिजन करते हैं मेसोपोटामिया के साथ। वो ये मानते हैं कि क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसको डेसिफर तो कर लिया गया है, उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके का ये प्रीस्ट है, जो कल जिसके बारे में हमने बात की थी कि दाढ़ी है ये, वो ये मानते हैं कि ये सेम वैसा ही लगता है जैसा मेसोपोटामिया में था। तो उस अंदाजे पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किंग हुआ करते थे। ये पहला पॉइंट वो थोड़ा सा डिनोट करते हैं। बट इन तीनों दोस्त थे, तो इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आखिर मान भी अगर लेंगे कि क्या एक प्रीस्ट था, क्योंकि मेसोपोटामिया में एक प्रीस्ट था उनकी डेसिफर की हुई बुक के अंदर। अब ये देखना था कि इंडिया के अंदर एक था, तो ये क्लियर नहीं हुआ। तो फिर व्हीलर, पिगॉट और फ्रेजर ने ये बात क्लियर की, तीनों के व्यू अलग आए। एक बंदा ये मानता है कि इंडिया के अंदर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी, यहाँ पे एक किंग था और सब उसके गुलाम थे। दूसरा ये मानता है कि नहीं, यहाँ पे कोई किंग नहीं था, गांव के लोग शहरों को चलाते थे, पंचायती सिस्टम के बारे में वो बात करते हैं। और तीसरा कहता है कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, मिक्सचर। आपको भी अपने आंसर में ये क्लैरिटी नहीं देनी है, आपको भी आंसर लिखने के टाइम पे उसको ऐसे ही कंफ्यूज करके आना है। फिर नहीं है कि हाँ हाँ मैंने पढ़ा है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ इधर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऊपर की बात छोड़ दीजिए, नीचे क्या सेकंड स्टैंजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि सम आर्कोलॉजिस्ट, आपको भी अपने आंसर में इसी तरह लिखना है, कुछ आर्कोलॉजिस्ट ये कहते हैं, आपने नहीं कहना है अपने आंसर के अंदर ये चीजें, परहैप्स, मोस्ट प्रोबेबली, सम, फ्यू, ये वर्ड यूज करने हैं जब हमारे पास क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ना हो।
सम आर्कोलॉजिस्ट आर ओपिनियन, देखिए कितना अच्छा लिखा है, ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड अ नो रूलर, हड़प्पा में कोई रूलर था ही नहीं, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, एंड दैट एवरीबडी एंजॉय द इक्वल स्टेटस, हर एक को इक्वल स्टेटस था। अदर, कुछ और, अदर फील, देखिए वर्ड का चुनाव करना किस तरह होता है यूपीएससी में, अदर, औरों को लगता है, ये लिखना है अपने आंसर में आपको जब आपको सेटिस्फाई करना है उसको। औरों को ऐसा लगता है देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, कुछ ये मानते हैं कि वहां एक नहीं बहुत सारे रूलर्स। जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि जब आप अपने आंसर को लिखें तो कैसे लिखना है, छोटी बात, सटीक बात, और उसको समझ में आ जाए कि सबके पास इक्वल स्टेटस था। दैट मोहनजोदाड़ो फिर लिखता है कि मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में हमने कल बात की और हमने ये बात की थी कि मोहनजोदाड़ो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिली, एक वो लड़की मिल गई डांसिंग गर्ल, तो उस हिसाब से हमें क्या लगा कल की सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है वो मोहनजोदाड़ो में हुई। एक तो प्रीस्ट भी मिल गया, ग्रेट बाथ भी मिल गया, डांसिंग गर्ल भी मिल गई, बुल भी मिल गया, मदर गॉडेसेस भी मिल गई। उस आधार पे ऐसा लगता है कि शायद मोहनजोदाड़ो कुछ खास था, वो जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, बाकी ऐसा कुछ खास था नहीं, हमें पता नहीं है। वो कहते हैं मोहनजोदाड़ो में ऐसा लगता है कि सेपरेट रूलर था, क्योंकि इतनी चीजें क्यों एक ही जगह पे मिली, बाकी जगहों पे क्यों नहीं मिली। हड़प्पा के पास अपना था, एंड सो फॉर। येट अदर, कुछ और भी लोग हैं जो ये कहते हैं दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलैरिटी। फिर कुछ ये कहते हैं कि नहीं यार एक ही रूलर था, क्योंकि अगर एक रूलर नहीं होता, ड्रेन का जो साइज है हर जगह सेम है, ईंटों का साइज सेम, घर के साइज सेम, तो अगर अलग अलग रूलर होते, और सबसे बड़ी बात जो स्क्रिप्ट है वो सब जगह सेम है और स्क्रिप्ट का साइज सेम है, और अलग अलग रूलर होते तो फिर स्क्रिप्ट भी अलग होती, क्योंकि स्क्रिप्ट को आप ऐसा मान सकते हैं शायद वो मनी के तौर पे काम किया जाता था, आईडी कार्ड के तौर पे, तो अगर अलग होता तो फिर सबके पास अपना अपना स्क्रिप्ट होती, तो लड़ाई हुई होती, एक राजा कहता नहीं मेरा ये चलेगा, तुम्हारा वो सिक्का चलेगा। तो उनके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये वेल प्लान है, और ब्रिक साइज जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, ब्रिक साइज सेम है, एंड एस्टेब्लिशमेंट नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल भी अगर आप, इट्स लाइकली दैट दे हड़प्पा प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो आज का जो चलता है डेमोक्रेटिक, ऐसा सम सॉर्ट ऑफ मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा लगता है ऐसा है। सम ऑफ द स्ट्रक्चर वे द गिवन फीचर वे क्रिएटेड परफॉर्म यूटिलिटेरियन पर्पस। अब आप वो देख लीजिए, एक अप्रेज प्लेटफॉर्म पे है, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, एक नीचे यूज़ किया जाता है। ये 4 या 5 लाइनों ने आपको ये क्लैरिटी दी कि हमें नहीं पता है क्या है, और नहीं पता है तो आप भी मत बताइए उसको, आप ये भी लिखिए था नहीं था, ऐसे करके उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा हमें पॉलिटी के बारे में कुछ पता नहीं। ये लो, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सब पढ़ने के बाद भी पता नहीं क्या है, तो आपको सब लिखना है, था भी, नहीं भी था, ये भी था, वो सेटिस्फाई करके आना है। और इसीलिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि अगर ये आप अधूरा आंसर लिख के आएंगे तो अधूरा रह जाएगा। आपने खाली इतना लिखा कि सिंगल रूलर था, बाकी नहीं लिखा तो भी गलत है। आपने लिखा कि नहीं नहीं वहां पे बहुत सारे रूलर थे और सिंगल नहीं लिखा तो भी गलत है। मैं बच्चों को बहुत बार बोला हूं, जहां पे ट्विस्ट आता है यूपीएससी वहां स्ट्रेस डालता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, कॉपी इन पेस्ट करना है, क्योंकि जहां जहां एनसीईआरटी का यूज होगा उसको चेंज कोई टीचर नहीं कर सकता, इसमें मैं कोई चीज अपनी ऐड नहीं कर सकता। जैसे ग्रेड बात में नहीं ऐड किया, इसमें भी नहीं ऐड कर सकता, इधर अपनी फिलॉसफी नहीं चलेगी, समझे सर तुम्हारा। Let's talk about the religion of the Harappa.
मुझे बोलने की ज़रूरत ना ही पड़े तो बेटर है। और कल मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए, मुझे रिलीजन के बारे में भी कुछ पता नहीं है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि इस तरीके का धर्म उनका था। इधर भी कुछ नहीं करने का है, सेम वही कॉपी एंड पेस्ट मारने का है। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो अभी अगर हमें ये पढ़ना करना पड़े कि उनका रिलीजन कैसा था, तो उसका एक सबसे बेस्ट वे है सोर्स। रिलीजन का पता एक ही तरीके से लग सकता है, और वो सबसे बड़ा सोर्स है आपका सील्स। बस। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है आपका बरियल्स। मतलब हम पता कर सकते हैं या तो जो उन्होंने सील्स दिए हैं उसके थ्रू, या जो हमारे बरियल्स हैं उसके थ्रू। दो ही तरीके हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ये टॉपिक टीचर नहीं पढ़ा सकता है, तो बात समझ लिए, मुझे कुछ उल्टा सीधा ना पढ़ा दूं, इसलिए देख लीजिएगा ये। अब ये रिलीजन के ऊपर मैंने क्या काम किया है, ये 2 सील्स ले लिए मैंने। तो आप भी जब अपने आंसर में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू सील्स लिख लीजिएगा। आप YouTube जाके नहीं देख लीजिए, वो कुछ भी बोल देते हैं। कल जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको एक सील पढ़ाई थी, पशुपति सील। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, हमें हड़प्पा के रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमें कोई भी मंदिर नहीं मिला है, ना ही हमें पता है कि प्रीस्ट था या नहीं था, वो ऐसे ही हमने जोड़ दिया है। अब ये क्या है कि प्रीस्ट की कहानी को इधर उधर घुमा रहे हैं हम लोग, तो सोर्स पे बात होती है। इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमने फिर से एनसीईआरटी उपिंदर सिंह का इस्तेमाल किया है। मैं कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सिंपल सा है। वन ऑफ द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन रिलीजन वॉज फॉरवर्ड बाय जॉन मार्शल ने हमें बताया था। बहुत डीप बात है, आपको इससे लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके हिसाब से कि हमें जो सब कुछ मोहनजोदारो में हड़प्पा में मिला, उससे ये साबित होता है कि ये जो चित्र बनाते थे, जिसमें मैंने कल आपको बताया बुल का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, डियर का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, बुफेलो का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। तो बाद में जब हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें ऋग्वेद के अंदर वो, जब हम ऋग्वेद की शुरुआत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि वो कैटल्स की बहुत पूजा किया करते थे और कैटल्स को बहुत मानते थे। और कंटेम्प्रेरी इंडिया की आज की जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज भी भारतीय लोग बहुत ज़्यादा जानवरों को पूजते हैं, और कुछ दरख्त भी ऐसे हैं, यानी प्लांट्स भी हैं जिनको आज भी माना जाता है। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी तो है। ऐसा हो सकता है जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग कि आज का लेटर हिंदुज़म जो बना है, जो हिंदू आज है, वो हिंदू आज भी उन्हीं चीज़ों की पूजा करता है। तो इससे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये क्लियर होता है कि जो हड़प्पा के लोग थे शायद वो हिंदू थे। रियल नहीं है, ये गलत बात उन्होंने बताई है, इसके पीछे की बहुत सारे वो कहते हैं। तो बहुत सारों को लगा कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, क्योंकि हर हिंदू ज़रूरी नहीं है कि वो पूजता है, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि काफ़ी सारे हिंदू ऐसे हैं जो सिगुना और निर्गुना की बात करते हैं, यानी कि एक वो हैं जो पूजा करते हैं और एक वो है जो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ये बात नहीं बैठी। फिर हमने एक काम किया कि हमने सोचा कि एक काम करते हैं, सील को पढ़ते हैं, शायद ये सील हमें थोड़ी सी क्लैरिटी, जो कल भी मैंने आपको पढ़ाई कि उसका नाम उन्होंने रखा है कि ये प्रोटो शिवा सील है, जो कि क्लियर नहीं है, क्योंकि बुक क्लास 11 की एनसीईआरटी की ये कहती है कि ये शायद फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। लेकिन अगर इस सील के बारे में बात करें तो इधर आपको जो एनिमल्स दिख रहे हैं, तो वो यही शो करता है कि शायद ये जानवरों की पूजा करते थे, और ये कोई नई बात नहीं है, हुआ होगा ऐसा, क्योंकि जब आपका मेन ऑक्यूपेशन ही सारा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेड है, तो आप इकोनॉमी के ऊपर आपके लिए, जैसे आज पैसा लक्ष्मी के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। गांधी को कोई पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन हर के जेब में रहेगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मैं बोलूंगा आजा मैं गांधी के नोट दूंगा, तुम गांधी को बुरा भला नहीं बोलेगा, तो क्यों बोले। तो ये हो सकता है जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो कहते हैं कि सील के ऊपर मेल फीमेल फिगर दिखाए गए,
इसमें मैं कल लिखा है, आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कल बात हुई थी। हील अगर आप देखेंगे ऐसे जैसे आजकल के दौर में आप जो योगा करते हैं, बाबा रामदेव सुबह सुबह जो एनडीटीवी पे आते हैं, तो अब वो भी टांगे जोड़ लेते हैं, हम भी टांगे जोड़ लेते हैं। अब ये भी क्लियर नहीं है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई इमेज क्लियर नहीं है। अब इन्होंने अंदाज़ा बताया है, टांगे जुड़ी हुई हैं, सर को ऊपर रखा हुआ है, आर्म देखिए कवर्ड विद बैंगल्स हैं, रेस्ट उसका नहीं पूरा ऐसा है, तो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि कुछ तो चल रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई भगवान है जो उस समय उनके लिए कोई काम करता था, उनके जानवरों की रखवाली करता था। ये थोड़ा सा ऋग्वेद को टच कर रहे हो, ऐसा है नहीं। द पोजिशन इज वेरी सिमिलर टू द, आज एक आसन किया जाता है मूल्यबंद आसन इन योगा, जो बाबा रामदेव करते हैं। ऐसा नहीं है मैं बुरा भला बोल रहा हूं उनको, आई नो कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा आदमी है, पूरा पेट ऐसे गोल गोल घुमा देता है। बहुत कुछ बेच दिया बंदे ने योगा के नाम पे। मैंने सुना था वो अपना ऑपरेशन करने अमेरिका जाता है आंखों का, मैंने सुना था। नहीं उसे अपनी आंख तो यहाँ ठीक ना हुई। इंडियन पेंट और यूरोपियन पेंट में फर्क, पहले बोलता था फटी हुई पेंट नहीं लगाते, जीन्स की फटी हुई पेंट आती है और कटे कटे क्रॉस वगैरह, यह हमारी सभ्यता नहीं है। फिर अपना ब्रांड खोला तो फटी हुई पेंट थी, तो किसी ने पूछा, बोला ये इंडियन है। दिस फिगर इज सराउंडेड बाई 6 एनिमल्स, कल आपने किया है, इसमें कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। तो वही वाली बात है कि कुछ जानवर है, जानवर अभी वही बात है, कोई रिलीजन पता नहीं चल रहा है ना, मुझे पता है ना, ऑन द बेसिस। अब ये बात वो कह रहा है कि आओ जरा सोच लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं, हमें ऐसा लगता है, हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल हो सकता है। बस इतना ही बताया, हो सकता है, किसी ने ये नहीं कहा कि यही है। बहुत सारे यूट्यूब पे आएंगे, ये एक पशुपति सील है, इसी को जानवरों का भगवान माना गया है, ऐसा कुछ नहीं है, पता ही नहीं है, जस्ट ऑन द बेसिस कैन बी इंटरप्रेटेड। ये वाला पॉइंट बहुत होता है, मुझे इंटरप्रिटेशन ऐसी लगती है। अदर एविडेंसेस दैट कैन बी ब्राउट फॉर, और भी लिखा जा सकता है, जैसे टू द स्पोर्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, ऊपर वाली बात को थोड़ा सा अगर सही माने, दैट इज शिवा और द सिलेंड्रिकल स्टोन फ्रॉम मोहनजोदड़ो भी हमें मिला है। लेकिन क्या वो शिवा है या नहीं है, ऐसा लगता है वो शिवा जैसा है। एंड हड़प्पा विच कुड बी सीन एज शिवालिंगा। अब ये बात देखिए, ये तो रब जाने और उनके बंदे जाने, ऐसा लगता है कि मोहनजोदड़ो से भी कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं, और उनको बाद में उन्होंने कहा कि यही शिवालिंगा है। प्रेजेंस ऑफ मेल डाइटी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये बात तो तय है, इसको आप खुल के लिखेंगे कि ज्यादातर जो हम लोगों को कुछ पिक्चर्स या फिर फिगर्स मिले, मदर गॉडेसेस ज्यादा मिले हैं। अब वो मदर गॉडेसेस हैं भी, इस पे भी एक सवाल है, क्योंकि वो हमें खिलौने के टाइप में मिले, टेराकोटा फिगर, और लड़कियां अक्सर जो है वो डॉल ज्यादा खरीदती हैं। आज भी अगर आप देखें, लड़का भी है तो वो भी डॉल पसंद करता है, डॉला पसंद नहीं करता। वो मोटा से ऐसा होता है, सांड जैसा, तो अच्छा नहीं लगता है। डॉल देखो आंखें उसकी चमक के लिए, अब देखिए लड़का भी डॉल से ही खेलेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टेराकोटा फिगर बना के बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यूज करते थे। तो फीमेल फिगर्स हमें सबसे ज्यादा मिले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। वन ऑफ द फैन शेप जो कल मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर कुछ एक ऐसे ऐसे शक्ल बनी हुई है, बीड्स लगे,
और ये वाला चेस्ट ओपन साइड है, तो इससे लगता है कि शायद ये है। फिर मैंने पीपल ट्री की बात में भी की थी। आर्किटेक्चर के अंदर हमें कुछ नहीं मिला है, कोई टेम्पल नहीं मिला, लेकिन वर्ड यहां पे है, जो ग्रेट बाथ के इर्द गिर्द में बिल्डिंग्स बनी है और जो उन्होंने दिखाया है, उधर ये दिखाया जा रहा है कि ग्रेट बाथ के इर्द गिर्द में कुछ ऐसे रूम थे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि प्रीस्ट लोगों ने वो यूज किया हो, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो टेम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। So the presence of the bath in the presence of animal in the Indus implies that they may have utilized water and animal in sacrifice. हो सकता है उन्होंने sacrifice किए हो, इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। फायर आल्टर्स भी हमें बहुत ज्यादा मिले हैं। लोथल में मैंने आपको बताया था कि फायर आल्टर्स मिले हैं, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी ये मानती है कि फायर आल्टर्स नहीं है, ये तो चूल्हा है। अब ये भी सोचना पड़ेगा इस चूल्हे में शायद उन्होंने सब्जी वगैरह भी तली हो। अब वो रियलिटी है या नहीं है, वो भी अभी मिस्ट्री बड़ी हुई है, पता नहीं है तुम लोग कैसे लिख के आओगे। ग्रेट बाथ को किस तरीके से ले लेते हैं, वो कहते हैं कि ग्रेट बाथ को अगर मान भी लेते हैं कि रिचुअल के लिए यूज किया गया है, ग्रेट बाथ वॉज नॉट सिंपली ए स्विमिंग पूल बट इट हैड अ ग्रेट रिचुअल सिग्निफिकेंस। नियर द ग्रेट बाथ लार्ज स्ट्रक्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द रेजिडेंस ऑफ ए प्रीस्ट। हो सकता है प्रीस्ट ने यूज किया हो, बट ऐसा है, ये भी तो हो सकता है शादी के लिए यूज करते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। एबलॉन्ग असेंबली हॉल वहां पे हमें देखने को मिले, लंबे लंबे, विच वॉज डिस्कवर्ड एज सीटेड, वहां पे एक मेल स्टैचू भी मिला है। वी कैन प्रिज्यूम, ऐसा मैं बता सकता हूं, या ये है वो जो वो खनक पैदा करता है आंसर के अंदर। वी कैन प्रिज्यूम दैट सम ऑफ द रिचुअल परफॉर्म्स टू प्लेस इन द लार्ज टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर। लार्ज टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, टेम्पल नहीं है, टेम्पल जैसा दिखता है, बट टेम्पल है या नहीं है वो पता नहीं। बस इतना ही है रिलीजन। क्या है रिलीजन हड़प्पा का? ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। इधर तो मैं बताऊं कहाँ है, 12th। पेज नंबर 23 पे देखिएगा, ये वाला पार्ट मैंने सारा आपको बताया। ये पेज नंबर 23, सील दिखी, फैन शेप दिखा, हाँ, ये ऊपर से नीचे तक की लाइन सारी मैंने पढ़ा दी। कुछ भी अपना नहीं बोला है क्योंकि मेरे पास इंटरप्रिटेशन नहीं है। हाँ, इस बुक के अलावा अगर आपने किसी और ऑथर या स्कॉलर की बुक को पढ़ा, सबसे बड़ा क्राइम करोगे, क्योंकि हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। मैंने एक भी जगह ये नहीं कहा कि ये हुआ है, नहीं बता सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक के पास वो सोर्सेज ही नहीं है तो आपने कहाँ से लाए? तो बुक बेचने की बात होती है। आपको अच्छा लगेगा किसी और ऑथर की, यार इसने तो मस्त लिखा है कि ऐसा भी होता था, नहीं लिखना है। क्लैरिटी, जब ये प्रोफेसर लोग, ये गवर्नमेंट की बुक है, जब वही नहीं दे पा रहे तो दूसरा ऑथर कैसे दे गया? तो उसको बुक बेचनी है ताकि वो मसाला लगा रहा है और आपको वो अट्रैक्ट करे, नहीं लेने का है। सिंपल याद रखना, हड़प्पा की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और रिलीजन सिर्फ एक ही जगह से पढ़ा जा सकता है, दैट इज क्लास 12th एनसीईआरटी, दैट्स इट, और कहीं से नहीं। पता नहीं समझ आया कि नहीं? हाँ, क्या नाम है तेरा? शरण? अक्षरा? अक्षरा नाम है? फिर रहने दे। वो तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है आज? तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? तेजस्वनी? आदित्य कहाँ है?
1 मिनट का ब्रेक ले लो आप, क्योंकि सारी चीज़ें हवा में चल रही हैं ना, कोई सोर्स नहीं है। आराम, लंबी लंबी सांस। ए, सोने के लिए आई है के? Let's talk about the trade in commerce during the period of Indus Valley Civilization। इस पार्ट को पूरा करने के लिए भी आपके पास ही सारा कुछ मटेरियल है। देखिए, 2-3 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है वहाँ पे। सिंपल वो ये जानना चाहता है कि हड़प्पा के लोग किस किस के साथ ट्रेड करते थे। इनलैंड ट्रेड, अगर आप बुक खोलेंगे अपनी क्लास 12 की NCERT में, बड़े यहाँ पे नाम थोड़े से आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। एक मैप भी क्लास 12 की NCERT में दिया हुआ है, ये है आपका पेज नंबर 13 पे एक मैप दिख रहा होगा आपको। अपने सामने अपनी बुक रखिए, पेज नंबर 13 दिखा, पेज नंबर 13। अब इधर अगर आप देखेंगे ऊपर मैप को, तो आपको ऊपर मैप में कुछ एरियाज दिख रहे होंगे। एक जगह पे आपको इंडिया का मैप में वो लोथल और हड़प्पा दिखा रहा है, और उसके इधर जो टचिंग पार्ट मैंने कल आपको बलूचिस्तान का दिखाया था, जो हमने इस साइड की थी, सुतकंजनडोर, आपको याद होगा, ये हमने कल भी मैच किया था, जो आलमगीरपुर तक पहुंचेगी। इसके अंदर एक जगह और नाम लिखा है मिलहुआ, MELUHHA। याद रखिएगा, हड़प्पा को मेसोपोटामिया की किताब के अंदर जिस नाम से पुकारा गया है उसका नाम ही है मिलहुआ। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी प्री का क्वेश्चन पूछा गया है। मेसोपोटामिया की बुक के अंदर हड़प्पा वर्ड यूज नहीं हुआ है, वो हड़प्पा को इसी नाम से पुकारते थे। पॉइंट क्लियर हुआ आपका? यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को इसी नाम से पुकारा गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बताइए कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा को किस नाम से पुकारते थे। अब इसके नीचे अगर हम देखें तो वो कहता है कि रीसेंट हुआ है, कि अब यहाँ नाम है, एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, तो देख लीजिएगा। हमें कुछ आर्कोलॉजिस्ट की सजेस्ट करते हैं कि दैट द कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्राउट फ्रॉम ओमान, गल्फ कंट्री है ओमान, अंडरलाइन करिए ओमान को। यानी भारत के अंदर जो कॉपर आता था, हड़प्पा अपना कॉपर ओमान से लाता था। ये हम ट्रेड पढ़ रहे हैं, वो देते क्या थे, लेते क्या थे, सब दिया हुआ है। ऑन द साउथ, बुक की ओर देखिए, ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन सी, द केमिकल analysis have shown that both the Omani copper and the Harappan artifact have traces of nickel, and Harappan suggesting a common origin. There are other traces of the contact, a distinct type of vessel भी हमें मिले in contact of well. Large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani site. तो इससे मैं एक पॉइंट ही क्लियर करना है, हमें सारा नहीं लिखना है, कि ओमान के साथ भारत का ट्रेड हड़प्पा से शुरू हो चुका था। बस आपको ये लिखना है, ठीक है, कॉपर के साथ। उसके साथ साथ वो कहता है कि such thick clay have been found at Omani, such thick coating prevent the progression of liquor. We don't know what was carried these. बर्तन मिले हैं, बर्तनों में क्या जाता था, क्या लाते थे, वो पता नहीं है। बट
इट इज पॉसिबल दैट द हड़प्पा एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानियन कॉपर। नाउ नीचे देखिए, मीसोपोटामियन बुक, वो किताब जो अब डेसिफर हो गई है, रेफर टू ए कॉपर कमिंग फ्रॉम a region called मागन, MAGN, अब इसको अंडरलाइन करिए, मागन। ये कहते हैं कि जो मीसोपोटामिया में मागन का वर्ब यूज हुआ है वो ओमान को कहा जाता था। तो यहां दो नाम हो गए, हड़प्पा को मिलुआ कहते हैं, ओमान को मागन के नाम से पुकारा गया है। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेलुआ अपना ट्रेड मागन के साथ करता था। बस वो हमारे पास एक आधार है कि ये सारी ट्रेड चल रहे हैं, तो अंदाजे पे सारा चल रहा है। उसी से पता चलता है कि इनफ कॉपर जो है वो भारत के अंदर आया। मेसोपोटामिया की साइड से हमें कुछ काफी सारे आर्कोलॉजिस्ट ने ये कहा कि चीजें मिली हैं। मेसोपोटामिया में हम लोगों को हड़प्पा की सील, हड़प्पा का वेट, हड़प्पा बेड बीट्स वगैरह हमें मिले हैं। मेसोपोटामिया टेक्स्ट मेंशन करती है कि दिलमुन DILMUN प्रोबेबली बहरेन को कहा जाता है। ये भी एक गल्फ कंट्री है, बहरेन। तो एक होगी ओमान जिसको मागन, एक होगी हड़प्पा जिसको मेलुआ, और एक हो गया बहरेन जिसको दिलमुन के नाम से। तो तीनों को जोड़ लीजिए, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, ओमान एंड बहरेन, ये सारे आपस में कनेक्टेड थे। नाम आपको याद रखने। मागन, मेलुआ, पॉसिबली हड़प्पा रीजन को कहा जाता है। कहा यह जाता है कि दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुआ। मेलुआ से क्या लेते हैं, अंडरलाइन कर लिए, कैरिलीनियन, ये बीड है, पत्थर है, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, वैरायटी ऑफ वुड। मेसोपोटामिया में सेज मेलुआ में योर बर्ड बी द हजा बर्ड, जो माइग्रेट होती है, may it be called here in the royal palaces. Some archaeologists think that Haja bird was peacock. So on that basis we are saying, did it get the name from its call? It's likely that the communication with the Oman, Bahrain, Mesopotamia by the sea. Mesopotamia text refer Malua as a land of seafarer. Besides we find depiction of ship and boat on the seas. इससे ये साबित हो गया कि भारत के अंदर हड़प्पा के इनलैंड ट्रेड यानी कि आपसी ट्रेड भी हुआ करते थे, बहरेन के साथ भी थे, ओमान के साथ भी थे और मेसोपोटामिया के साथ भी। दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं। अब मेलुआ के ऊपर भी बहुत सारी एक हिस्ट्री बनी हुई है कि क्यों हम मेलुआ बोलें, ये किसने कह दिया कि इंडिया के लोगों को मेलुआ बोला जाता है, इस पर भी एक हिस्ट्री है। अब जब वो क्लियर होगी तो तब पढ़ाएंगे। ऑल क्लियर ट्रेड? मैं ये भी मानता हूं कि हड़प्पा की सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। देखिए, सोसाइटी में अगर मैं बताऊं तो हायरार्की सिस्टम है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लोग अलग अलग रहते थे। ये बात भी तय है कि गरीबी और अमीरी थी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। मर्चेंट और प्रीस एक क्लास बनाते हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल, वो मैंने कल भी आपको बताया कि बियर्ड भी रखते थे। ये कल वाली चीज़ें ही रिपीट हैं। उसके अलावा ये है कि कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, ये लिख लीजिएगा। हड़प्पा के लोग कॉस्मेटिक का यूज़ करते थे, और कॉस्मेटिक में जिस चीज़ का, लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा लड़कियों ने यूज़ किया है। कैनिबरकस यूज़ करते थे, कॉलिडियम यानी अपने होंठों को लाल करने का एक तरीका होता था। प्लीज़ राइट डाउन।
इसके वाला नेकलेस भी यूज किया गया था। नेकलेस, फ्लेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग वेर वॉर्न बोथ। अच्छा, फिंगर रिंग बोथ लड़का भी और लड़की भी पहनते थे। बैंगल्स, ग्रिडल्स, एंकलेट्स, इयर रिंग्स वेर वॉर्न बाय वुमेन ओनली। Now please open again class 12th NCERT. Let's talk about the burials practices during the Harappan civilization. कब्रें किस तरीके की बनाई जाती थी? पेज नंबर 9 अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी का देखेंगे। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेंजा नंबर 2 उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन। एट बरियल इन हड़प्पन साइट द डेड जो मर जाते थे जनरली लेड इन पिट्स, अंडरलाइन करिए, गड्ढे में डाल दिए जाते थे, पिट्स में। स्टेंजा 2 बरियल टॉपिक होगा। बेटा बुक की तरफ देखिए प्लीज बेटा, मेरे मत देखिए, मेरे पास सोर्स नहीं है। वो कहते हैं एट बरियल इन हड़प्पन साइट द डेड वेयर जनरली लेड इन पिट्स, तो एक पिट में डाल दिया गया, गड्ढा खोदा उसमें डाला। सम टाइम, लेकिन कुछ समय, देयर वे डिफरेंस इन द वे द बरियल पिट वॉज मेड। इन सम इंस्टेंट दे होल्ड आउट स्पेस वे लाइन विद द ब्रिक्स, पूरा उसको खोदते थे, फिर उसके इर्द गिर्द में ईंटें लगाते थे। कुड दिस वेरिएशन में इंडिकेट ऑफ सोशल डिफरेंसेस, ये कुछ कब्रें ऐसी हैं जो ईंटों से बड़ी अच्छी तरीके से, एक तो क्या गड्ढा खोदा डाल दिया, एक होता है कि गड्ढा खोदा फिर उसको ईंटों से पूरा लेपा, वही वो चीज़ थी जिससे ये पता चलता है कि शायद ये कोई डिफरेंस दिखा रहा है, वो कोई ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लोग रहे होंगे या कोई ऐसा कुछ पैसे वाले होंगे। सम ग्रेव कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, पॉइंट नंबर 2 ये लिख लीजिएगा, दिमाग में डाल दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि हड़प्पा के लोग कब्रों में ज़्यादा चीज़ें नहीं देते थे। जैसे हमें अर्लियर क्या हुआ कि जो स्टोन एज का पीरियड था उसमें हमें जब हम कब्रें खोद रहे थे तो माल बहुत निकला वहां से। हड़प्पा में ऐसा नहीं हुआ है, कम माल निकला है। उसका रीज़न ये है कि कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ कंज्यूम कर लेते थे, वो कुछ नहीं छोड़ते थे। यानी उनको ये पता था कि यही ज़िंदगी है, जीना है, थोड़ी सी चीज़ें साथ लेनी है। लेकिन स्टोन एज पीरियड के अंदर कब्रों में से बहुत माल मिला है। इसमें भी वेरिएशन ये है कि जो कब्रें हमें जिसमें ईंट नहीं लगी है उन कब्रों में बहुत माल कम है, लेकिन जिनमें ईंट है उनमें माल ज़्यादा है। तो इससे ये साबित होता है कि शायद वो पैसे वाले थे, जिसके पास जितना माल था वो डाला जाता था। Perhaps indicating the belief that they could be used in the, अब यहाँ आफ्टर लाइफ का वर्ड यूज किया, इससे ये साबित होता है कि वो ये मानते थे कि इसके बाद भी एक दुनिया है। अब ये सोना चांदी जो भी है बरियल्स बोथ मैन एंड वुमेन में मिला है हम लोग। इनफैक्ट हम लोगों को जो एक्सकेवेशन की गई है एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1918 एन ऑर्नामेंट कंसिस्टेड ऑफ 3 शेल रिंग, जैस्पर, ए किंग काइंड ऑफ ए प्रीशियस स्टोन, बीड्स दिए जाते थे, माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ मील। इन सम इंस्टेंट द डेड वर बेड विद अ कॉपर मिरर, अंडरलाइन ये, कॉपर मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है। शायद इनको लगा होगा कि मरने के बाद उसको ये देखना होगा वो कैसा दिखता है। बट ऑन द होल it appeared that Harappa did not believe, on the whole मतलब पूरा कर रहा है वो, on the whole it appeared that the Harappa did not believe in burying precious things with the dead। हड़प्पा के लोग प्रीशियस चीज़ें नहीं देते थे, ऊपर लिख रहा है वो, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि वो ज़्यादा ये कहते थे कि यार जो है सो है, आज का दिन है, कल देख लेंगे। साथ देते थे, लेकिन इतना ये कहना कि बहुत कुछ दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ गए आप? इसलिए जो जिंदगी का दिन आपको मिला है उसको यूज करिए। मरना तो आप सबको है, अब कोई पहले मर जाएगा, कोई बाद में मरेगा, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। मटेरियल चीजों की कोई वैल्यू होती नहीं है। हर कोई तो जीना चाहता है ना, 100 साल 100 साल, लेकिन लास्ट में फिर भी उसको मरना।
जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है। किसी को अगर ये कहा जाए 100 साल, फिर भी बोलेगा 1 साल और। आप सोचो वो दिन कैसा होगा जब मुझे मरना होगा। एक बड़ी हस्ती इस दुनिया से चली जाएगी। बात समझे? इसमें तलफ्फुज देखिए क्या है, हस्ती। क्या करोगे आप लोग? रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे? हस्ती का मतलब समझती हो तुम? हाँ, इसका मतलब हम सबको मरना है ना। काहे को हम लोग पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं? ज्यादा याद मत करो अल्लाह को, कहीं उसने याद कर लिया ना तो। बहुत गला खराब है, बहुत गला खराब है। देखिए बेटा, ये जिंदगी का दस्तूर है, जो आएगा वो जाएगा, ठीक है? अब आप देख लो, आप लोग पहले हो कि मैं हूं, जो भी है। मैं तो फेड अप हूं अब समाज से और सोसाइटी से। आओ याद करें उसको, इसके पास तुम लोगों ने जाना है। आईएएस बनने के बाद भी जाना पड़ेगा। सोचो आप, मतलब अगर ऐसा होता आईएएस बनने के बाद मरना नहीं है, तो सोचो कैसा होता। तो मैं नहीं मरना है तो उसको क्या बोल रहे हैं? बेटा 200 साल के बाद भी जाना तो है। अब ये है कि अच्छी मौत होनी चाहिए बस। मरने के टाइम पे ऐसा हो कि यार मैंने कुछ भी गुनाह नहीं किए, मैंने तो कुछ नहीं किया था। आइए आपको अब लॉस्ट टॉपिक टच करवाता हूं, उसके बाद हम लोग ऋग्वेद की ओर चले जाएंगे। आखिर क्या हुआ हड़प्पाओं के साथ? आखिर हड़प्पा कैसे खत्म हुआ, किसने उनको मारा, किसने उनको पीटा? काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए क्लास 6 की एनसीईआरटी निकालेंगे और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उनके साथ क्या हुआ है। प्लीज अब बात समझिएगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक जगह पे लिखा है, हाँ, मिस्ट्री। क्या बात है, हड़प्पा का एंड कैसे हुआ? इस 4 या 6 लाइन को लिखने के लिए हिस्टोरियन ने 20 डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट, मतलब एनसीईआरटी ने इन 4 या 5 लाइन को लिखने के लिए 20 आर्कोलॉजिस्ट का इस्तेमाल किया। मैं एक एक लाइन का एक एक कोड बता सकता हूं कि किस हिस्टोरियन को यहां पे कोट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लाइंस हैं और उसमें मैं थोड़ा सा आपको वर्ड यूज करूं, बस आपको कॉपी एंड पेस्ट मारना है। पहली बात तो यह है कि हमें कुछ नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। ऐसा माना जाता है या ऐसा लगता है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो उन्होंने रीजन लिखा है वो वही है कि वहां पे फ्लड आया होगा। लेकिन ऐसा कहना कि फ्लड से ही है तो भी गलत है। तो जैसा उसने कहा है वैसा उसको वापस करना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूं वो क्या बोल रहा है। ए छोरे, देना इधर। बड़ा सिंपल सिंपल सी बात है। स्टेंजा नंबर 2 पे जाएंगे। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest. अब यहाँ पे भी ये सुबह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, some scholars suggest, perhaps, ये अब आप डिसाइड करेगा कि आपका आंसर किस लाइक है। That the rivers dried up. सूख गई नदियां, नदियां सूख गई। अब नदियां सूखी तो इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर खत्म हुआ।
अब नदियां सूख गई तो शिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडस इसको कहा जाता है, एक्चुअली एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है शिफ्टिंग अवे। लोग भाग रहे थे कि अब इन नदियों के सामने रहने से कोई फायदा तो है नहीं, और आप सोचिए कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर रहने का क्या है। बोला कहा जाता है जब ये पानी सूख गया तो लोगों ने अब गांव की ओर मुंह करना शुरू कर, शहर छोड़ दिया। अब ड्राई अप दो तरीके से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकती है या फिर बाढ़ आई। दूसरा कहता है सदैव देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। अब इसमें भी बात सुन लीजिए क्यों। जंगल काटने का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको कल ये बताया था कि देखिए ईंटों का पकना, ईंटों को तभी पकाया जा सकता है जब उसके अंदर एक आग जलाई जाती है। कहा जाता है कि इन लोगों ने इतना अपने आप को एडवांस करने के लिए कि ईंटें ही बनानी है, क्योंकि ईंटें तो मिली, इन्होंने जंगल काट दिए। लेकिन इनको रियलाइज बाद में हुआ कि भाई हमने तो एक बहुत बड़ा काम कर दिया, कि हमने ये क्या कर दिया। तो डिफॉरेस्टेशन से आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट में चेंज आया होगा, बारिश ही नहीं हुई, आई होगी तो बाढ़ आई होगी। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी आपका जो हम आज पढ़ते कि क्या ईंटें बनाई है, वाह 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 वाह, वो ईंटें ही उनके लिए मुसीबत भी थी। इसलिए कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है उसका। आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरी चीज वो कहते हैं दिस कुड हैपन बिकॉज द फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। क्या तुम ईंटें ही बनाते रहे? एफर स्मेल्टिंग कॉपर्स बिसाइड। भाई दूसरी चीज जो उन्होंने बताई वो था आपका एनिमल्स। मैंने अभी आपको कहा कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को कैटल रेयरिंग भी उतनी ही करनी है। एक मिटिगेशन रिस्क कंप्लीट करने का जो मैंने लिखाया था आपको, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उससे हुआ क्या कि इन्होंने इतने कैटल पाल लिए, गैजिंग बाय लार्ज हेडर्स ऑफ कैटल लाइक शीप एंड गोट। उन्होंने ग्रीन जितना था खा खा के ठूस ठूस के सब खत्म कर दिया। वो तब होता है जब आपको बैलेंस ही करना ना आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो चरे जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं। दूसरा फिर ये भी कहा जाता है कि जब ये सारे पानी वगैरह सूख गया, ये गोट शीप सब मर गए, इनको खाने के लिए कुछ था ही नहीं। इन सम एरिया देयर वर फ्लड, इन सम एरिया। ये ऋतिक रोशन की वो पिक्चर नहीं है जो उसने बनाई थी, वो मोहनजोदारो। इन सम एरिया है, कहीं कहीं पे फ्लड आया है, सब जगह पे नहीं आया। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है? क्योंकि फ्लड जो होता है वो अपने साथ मिट्टी लेके आता है, ये वो पानी थोड़ी आता है। सेल्ट वगैरह जिसे कहा जाता है, बहुत खतरनाक होती है, और वो पानी जब निकल जाता है मिट्टी वहीं रहती है। तो हमें हर एरिया से वो मिट्टी नहीं मिली है, उससे ये साबित होता है इन सम एरिया फ्लड आया था। But none of these reason can none of these reason can explain the end of all the cities. कोई तुम्हें यह नहीं बता सकता कि ये कैसे खत्म हुआ। हो सकता है dry up had an effect in only some areas. It appears if the ruler lost control in any case, the effect of the change are quite clear. Sites in West Punjab, Pakistan were abandoned while many people moved into a new smaller settlement. ऐसा मत सोचिए कि हड़प्पा खत्म कभी हुआ ही नहीं, बस इतना हुआ कि शहरों से लोग भाग गए और गांव की ओर चले गए, फिर वापस वही जिंदगी की शुरुआत हुई जैसे वो पहले रहते थे। बस, तो कोई एंड नहीं है। जब नहीं है तो मैं कहां से लाऊं? हाँ, क्लास 12 की एनसीईआरटी जल्दी दे। तनिष दत्ता, ए मेरी जोरे जबी, तुझे मालूम नहीं?
पेज नंबर 17 पे जो कहानी अभी तक मैंने ठूसी आप लोगों के लिए, वो पेज नंबर 17 पे है। इसमें एक और चीज़ भी ये है कि पहले कौन सा डूबा, बाद में कौन सा डूबा। स्टेंजा नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। इन द फ्यू हड़प्पन साइट दैट कंटिन्यू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900, there appear to have been a transformation of material culture, marked by the disappearance of the distinct artifact of this civilization, the way the sealed spatial beats writing long-distance trade in craft. Specialization also been disappeared. In general, for fewer material were used to make for fewer things. The house's construction technique destroyed and large public structure were not no longer produced. Overall, the artifacts and the settlement indicate a rural way of life in what we call the later Harappan. ये लेटर हड़प्पन का जो वर्ड आया है अभी, कहते हैं कि ऐसा मत समझिए कि लोग मर गए, सूख गए। नहीं नहीं, लोग गांव की ओर चले गए, लेकिन अब ये वो लोग नहीं हैं जैसे वो पहले थे। अब ये उस तरीके के ईंटें नहीं बना रहे हैं, उस तरीके के वेट नहीं है इनके पास। देहाती जिंदगी हो चुकी है। इसीलिए हड़प्पा के 3 फेजेस हैं, अर्ली, द मैच्योर एंड द लेटर हड़प्पन फेज. What brought about these changes? Several explanations have been put forward. These range from the climate change, deforestation, excessive flood, the shift in and drying of the river to the overuse of the landscape. Some of these causes may hold by certain settlement, but they do not explain the collapse of the entire civilization. It appeared that a strong unifying element, perhaps the Harappan site, came to an end. This evidences by the disappearance of seal, the script, and the distinct beauty and pottery, the shift from the standardized weight system to use by local weight, and the decline of the abandonment of cities. This subcontinent would have to be wait for over millennium for a new city to develop in a completely different region. कुछ नहीं मैंने छोड़ा, सब बता दिया। अब मैप निकालिए, मापा निकालिए, मैप। मेरी जोरा जबी, जोरा जबी, जोरा जबी। Write down the topic called later Harappan sites. लेटर हड़प्पन साइट्स में सबसे पहले हम चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जानते हो कहाँ है? हाँ, क्या है? डेक्कन। महाराष्ट्र जानते हैं कहाँ है? अब सब मराठी हैं, कोई आप में से जो मराठी नहीं है? आप क्या हैं? आप मारवाड़ी हो, गुजराती? अरे वो क्या है, सिंपल वाला ऐसा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला परहैप्स हो, क्लियर बोल, क्या हो? वाल्मीकि, वो क्या होता है? वाल्मीकि तो रामायण में नाम सुना है मैंने। जल्दी बोल, टाइम ना। अरे हो कहाँ की? गुजराती हो, मराठी हो, क्या हो? मथुराई, मथुरा से हो? इतनी बात थी, सीधा बोलती थी यूपी का है। हाँ, आप और कौन है? हाँ, बाकी सब मराठन। क्या बात, जय महाराष्ट्र। अच्छा लगता है महाराष्ट्र? शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो नहीं करना है? शिफ्ट होना है कहीं? बहुत इमोशनल लोग होते हैं ना आप, है ना? आप में इमोशंस होते हैं क्या? देखो, मैंने पिक्चर देखी, कोई भी पिक्चर देखते हो तो आप रोना स्टार्ट कर दे, इसलिए मैं बता। अच्छे होते हैं महाराष्ट्र के लोग, मैं दिल से बता रहा हूँ। स्वीट हैं, समझदार हैं, और गुस्सा तो आता ही नहीं है। एक चीज़ ही मुझे अच्छा लगा आप लोगों में, गुस्सा नहीं आता। इतना
मतलब इतना कोमलपन कहाँ से आता है आप लोगों को? देखिए, थोड़ा बहुत गुस्सा होना लाजमी है, वरना आप पे लोग चढ़ जाएंगे। थोड़ा रखा करो। मैं कोमल बात में ऐसे गुजरता हूँ, सर सर प्लीज़ अब चलिए, ऐसा ऐसा बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको ये बात हजम नहीं हुई वो अलग बात है, अब नहीं हुई तो नहीं हुई। लिखिए, दाइमाबाद महाराष्ट्र में हमारी एक साइट है। कहा यह जाता है कि जब सब हड़प्पा खत्म हो गया तो कुछ लोग यहाँ रहने आए, उन्हीं में से आज आप हैं। दाइमाबाद जानते हैं ना? अच्छा, ये कल भी मैप के अंदर मैंने बताया था, ये आपका एंडिंग पार्ट है हड़प्पा का, साउथ का। वेरी गुड। एमपी चलते हैं। नवदा तोली, होपफुली NAVDATOLI, मैंने लिखाया भी था ये आपको। NAVDATOLI, MP में है ये। अरे क्यों थक रही हो? MP में ही है, कयाथा, KAYATHA। राजस्थान चलते हैं। आहार, ये आपको सारा याद आ रहा होगा, वो चाल्कोलिथिकल पीरियड वाला। इसका मतलब है ये अभी भी चल रहा है। जी जी। आहार, आहार, अब ये याद रखना, आहार चाल्कोलिथिकल भी हो गया, वो लेटर भी हो गया। हाँ, बाद में कंफ्यूज नहीं होना। कयाथा अब आपको चाल्कोलिथिकल भी है और लेटर हड़प्पा भी है। तो इसका मतलब है ओल्डर साइड अगर हम देखें तो चाल्कोलिथिकल ज्यादा लंबा चला है। वेरी गुड। गिलुंड, GILUND। अब ये भी याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। ये मैंने चाल्कोलिथिकल पीरियड में भी लिखाया है और यहां पे भी लिखा है। लोथल, रंगपुर कहां पे होगा? लिखाया है इससे पहले भी, गुजरात। रोजदी, ROJDI, गुजरात। ये ऑलरेडी मैंने आपको, पैलोलिथिकल साइट भी है अगर आपको याद होगा, पैलियोलिथिकल साइट। फिर मैंने मैच्योर हड़प्पन में भी बताया था। फिर हमने ये लेट हड़प्पन में पढ़ रहे हैं। बेट द्वारका, BET द्वारका, DWARK। नो, गुजरात। BET, बेट द्वारका, DWARK। फिर से गुजरात में दसलपुर, DESALPUR। गुजरात, सारा गुजरात में ही अभी। DESALPUR।
Moving toward Pakistan, Chano Daro, CHANHUDARO, CHANHUDARO. अमरी, अमरी अरली भी है, अमरी इन पाकिस्तान. झुकर पाकिस्तान, JHUKAR. मिठा थल हरियाणा, MITATHAL, मिठा थल. आलमगीरपुर यूपी, भगवानपुरा हरियाणा, पंजाब. रोपर ROPAR, पाकिस्तान में. हड़प्पा, पाकिस्तान में ही. गुमला, GUMLA, अफगानिस्तान. मुंडिगा, कल भी बताया था, MUNDIGAK, जम्मू एंड कश्मीर. मांडा, MANDA. दैट्स इट. हाँ, क्लास खत्म करनी है. क्लास 6 की NCERT निकालिए. हम अपने अगले टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं और उम्मीद है आपने इस टॉपिक का नाम इससे पहले सुना होगा. हम अब डॉक्यूमेंटेशन की ओर आ रहे हैं. बुक्स के बारे में बात होगी. अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो अंदाज़ा परहैप्स मोस्ट प्रॉबेबली का वर्ड यूज़ हो रहा था. अभी जो टॉपिक है हमारा वो है आर्यन सिविलाइजेशन. और सवाल आके यहीं पे खड़ा होता है कि आखिर आर्यन कहाँ से आए थे. आप प्लीज़ छोड़ दीजिए और ध्यान से सुनिएगा. फिलोसफिकल क्लास है, पहले कुछ फिलॉसफी होगी, फिर बाद में आपको क्या लिखना है वो भी बता दूँगा. इन पूरे टॉपिक्स फॉर्म करने के लिए उपिंदर सिंह, क्लास 12 NCERT और RS शर्मा का इस्तेमाल. इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा RS शर्मा का इस्तेमाल होगा. इस टॉपिक में UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों पूछता है.
इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड। इस पूरे टॉपिक से आपको भारत के रिलीजन और हिंदुज़म के बारे में पता चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के अंदर ये लोग कहाँ से आए थे, तो एक थ्योरी बनती है अराइवल्स ऑफ आर्यंस, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। और जो कुछ भी है वो हम एनसीईआरटी से, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम वहाँ एनसीईआरटी से ही लेते हैं। भाई बातें बंद करें क्या? बातें बंद करें। कुछ नहीं लिखना है यहाँ से, कुछ नहीं पूछता है वो। पहला यही सवाल होता है कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए, कुछ भी नहीं लेना देना है आपका। जहाँ आपको स्टॉप करवाना है वहाँ आपको बताऊंगा, यहाँ नोट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ मैप यूज़ नहीं होता है। पहला तो ये था कि भारतीय लोगों के लिए एक बड़ा सा सवाल जो अभी तक सताया जा रहा है कि हम कहाँ से आए हैं। तो कुछ एक ऐसा, इधर से आपको एक ब्लैक सी दिख रहा होगा, कैस्पियन सी वगैरह, फिर यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से मुड़ते मुड़ते हम भारत के अंदर घुसे हुए। अलग अलग लोग अपनी राय रखते हैं, कुछ ये मानते हैं कि नहीं हम लोग भारतीय लोग हैं, भारत के ही हैं, और जो भी है सो। तो हमारे जो रूट हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये नहीं कह सकता कि मैं यहीं का हूँ। हाँ, जब हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ के लोग ये मानते हैं कि ये जो एरिया है ये ऑलरेडी इंडियंस लोगों के हाथ में था, क्योंकि आज भी साउथ के लोग मानते हैं कि जो नॉर्थ के लोग हैं वो माइग्रेट होके आए हैं, असली भारत जो है वो साउथ का था। और वो इस बात से मानते हैं कि उनके पास कल्चर बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी इंक्लूडेड कर लेते हैं अपना आप उसी में। जैसे तमिलनाडु वालों को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हम पहले से ही यहाँ पे थे। अब नॉर्थ का जितना भी एरिया है, जैसे मुझसे पूछोगे तो सारे माइग्रेटेड हैं कहीं ना कहीं से, उनका अभी तक क्लियर लीनेज नहीं पता है। इस चीज़ को हिस्टोरियन ने अलग अलग पर्सपेक्टिव में बताया है कि आर्यन जो हैं वो कहीं और रहा करते थे, लिव्ड इन स्टेप्स रीजन, लेटर मूव टू सेंट्रल एशिया एंड देन केम टू पंजाब, फिर आके वो पंजाब में रुके। विद द एडवेंट ऑफ द आर्यन बिगन द हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाती है, जो 1500 से लेकर 600 BC तक है। इसके पीछे भी एक गिर गर्दन घाट की एक कहानी है। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं, कुछ कि स्टेप्स के अंदर ये ब्लैक सी का जो एरिया आपको देखने को मिलता है, वहां कुछ भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई। अब ऐसे सिंपल हिस्ट्री में सुनिए। और ये सब लोग जो है कैटल रेयरिंग किया करते थे, लड़ाइयाँ हुई, आधे उधर गए आधे इधर गए, और उसमें से कुछ भारत की ओर आ गए। और जब वो लोग इंडिया की ओर आए तो इधर ऑलरेडी हड़प्पा के लोग रहते थे, तो इन्होंने हड़प्पा के लोगों से लड़ाई की, जिसको एक थ्योरी के नाम से भी जाना गया है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी।
कि आर्यंस लोग आए और उन्होंने जितने हड़प्पा के लोग थे उनको मार दिया। व्हीलर ये मानते हैं, जैसे कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि बाढ़ तो आई नहीं, ये तो आर्यन लोग आए, उन्होंने उनका कत्ल कर दिया और उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली और तब जाके आर्यन लोगों ने पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। क्लैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, बट उन्होंने बता दिया। और इस तरीके से आर्यन लोग सबसे पहले जिस जगह पे लोग उन्होंने अपना बसेरा किया है वो पंजाब का रीजन है। अब पंजाब इसलिए इंपॉर्टेंट है, बात जरा समझ लीजिए, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर वो पंजाब के बारे में बोल रहे हैं। ये बात तो तय है कि वो पंजाब के अंदर थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नदियों के नाम भी लिखे हुए हैं, और ऋग्वेद क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है तो हम उसको गलत नहीं बता सकते, क्योंकि बुक के अंदर जो चीज़ मेंशन है तो मेंशन। उसके अंदर एक और चीज़ कहते हैं कि वैदिक पीरियड को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम लोग, एक अर्ली पढ़ेंगे और लेटर। आर्यन के नाम हमें हर जगह में मिले, इवन तो इराक और सीरिया में भी इनका नाम है। इस बात से ये साबित होता है कि भाई ये बाहर से आए हैं, बट इसको फिर भी क्लियर यूपीएससी या हिस्टोरियन से ही मानते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बुक है हमारे पास ज़ेंड अवेस्ता। ये बुक बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक ईरानियन टेक्स्ट है, ज़ोरेस्ट्रियंस रिलीजन्स बिलोंग करते हैं, यानी पारसी लोगों की एक किताब होती है। जैसे आप लोगों की गीता है, बाइबल है, कुरान है, तो उनकी भी अपनी एक बुक है, पवित्र ग्रंथ, उसको कहा जाता है ज़ेंड अवेस्ता। और उस ज़ेंड अवेस्ता के अंदर काफी सारे ऐसे भगवानों के नाम हैं जो ऋग्वेद में भी मेंशन है। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ज़ेंड अवेस्ता सबसे ओल्डर बुक है, इवन ऋग्वेद से पहले भी जो बुक लिखी गई है वो ज़ेंड अवेस्ता है। उसमें इंद्र अग्नि के बारे में, वरुण के बारे में बात की गई है। कहा यह जाता है कि ये जो आर्यंस लोग हैं, ये जब मूव हुए हैं ब्लैक सी से, फिर जाके ये ईरान में ठहरे हैं। ईरान में ठहरने के बाद वहां पे इनकी दोस्ती ईरानियों लोगों से हुई है, यानी कि पारसी लोगों के साथ दोस्ती हुई। उधर उनके पास बैठ के इन्होंने ऋग्वेद को लिखा है, क्योंकि जो ऋग्वेद की लैंग्वेज है वो ज़ेंड अवेस्ता से बहुत ज्यादा सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू ईरानियन हो सकता है या नहीं, वो तो एक अलग बात है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड ईरान। तो ये माना जाता है कि ऋग्वेद के बारे में वहीं से हमें पता चलता है, यानी पारसी लोगों के साथ भारतीय लोगों की पहले ही दोस्ती थी। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इन लोगों ने वहां से उनको छोड़ दिया और फिर इंडिया की ओर ये मूव हो गए। ये तो ज़ेंड अवेस्ता की कहानी है। ऋग्वेद के अंदर सबसे पहली बात ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ऊपर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद टोटल 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर्स हैं? सो देयर आर 10 मंडलास। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर ओनली 10 मंडलास, देयर आर 10 चैप्टर्स एंड चैप्टर्स आर नोन एज मंडलास। हर मंडल, जो हर एक चैप्टर ऋग्वेद के अंदर लिखा है, वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डेडिकेट किया गया है। यानी अगर एक चैप्टर लिखा गया है, मान लीजिए कि एक चैप्टर अग्नि के बारे में बात कर रहा है, तो फिर वो पूरा चैप्टर अग्नि को ही डेडिकेट किया गया, उसमें दूसरी चीज नहीं इंक्लूड होगी। तो इस तरीके से पूरी ऋग्वेद के 10 चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंदर टोटल 1028 हिम्स हैं, यानी कि मंत्रास कह सकते हैं आप, श्लोकास कह सकते हैं आप, स्टेंजास कह सकते हैं आप। वैसे ये बहुत बड़े थे, कहा जाता है कि लाखों के बराबर थे, बाद में इसको कम करके 1028 कर दिए गए। अब ये जो 1028 हमारे पास मंत्रास हैं, ये अलग अलग चीजों के लिए डेडिकेट किए। एग्जाम हॉल में यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंडला नंबर 2 to 8 जो है, देखिए अब ये गलती क्या है, यहाँ पे जो कंफ्यूज होता है, हम क्या चैप्टर पढ़ते हैं, फर्स्ट पहले पढ़ेंगे हम चैप्टर फर्स्ट, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में चैप्टर नंबर 2 to 8 पहले लिखा गया है, फिर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 ये लास्ट पे लिखा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इस पे भी क्लियर कर लेते हैं। वेद जो है वो पहले लिखे नहीं जाते थे, सुनाए जाते थे और वो ट्रांसफर किए जाते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ये तो हमने लिखावट का जो काम है वो बहुत लेट आया है, ओल्ड ट्रेडिशन के तौर पे ये बाद में। लेकिन जब हमने चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, फिर लेटर ऑन चैप्टर नंबर 1 एडिशन ऐड हुआ और चैप्टर नंबर 10 उसके बाद ऐड हुआ। तो सिंपल यूपीएससी का क्वेश्चन है, मंडला नंबर 2 to 8 आर कॉल्ड सप्त ऋषि मंडला। सप्त ऋषि, अब ये वर्ड जरा सुन लीजिए। ऋषि शब्द किसी आम इंसान के लिए यूज नहीं होता है। ऋषि वो लोग थे जिनको भगवान ने बुलाया था, और भगवान मतलब
गॉड के साथ उनका डायरेक्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ऋषि, यह बात क्लियर कर लीजिएगा। हिंदुओं के अंदर अगर कोई पवित्र रहा है कोई बंदा, वो ऋषि होते हैं। ये पर। और अगर आप ये कहते हैं कि आज के दौर में कोई ऋषि आपको मिलेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। आज के दौर में कोई ऋषि नहीं हो सकता, क्योंकि वो थे और वो चले गए, और वो खुद बोल चुके हैं। ऋषियों को बाद में जो मारा है वो ब्राह्मण लोगों ने मारा है। ऋषियों ने ब्राह्मणों को यह सिखाया था कि वेद कैसे पढ़नी होती है। बाद में ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि ऋषियों की अथॉरिटी बहुत बढ़ गई, तो उन्हें मार दिया, और उन्होंने फिर वेदों के ऊपर कब्जा कर लिया। आज आए नत्थु खैरे सब ऋषि ऋषि वर्ड यूज करते हैं। अरे भाई, तुम नहीं हो सकते। ऋषि डायरेक्ट वर्ड होता है, मतलब जिसके साथ भगवान का कनेक्शन है। इधर कोई भी पर्चा निकाल लेता है और बोलता है कि मैं भगवान के साथ कनेक्ट, देयर इज नो भगवान कनेक्टेड, नहीं हो सकता, जरा सा नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ बना भगवान कनेक्टेड है तो तुम इंसान नहीं हो। ये तो मैं वेदों से प्रूफ कर सकता हूं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कि मतलब आप ये भगवान से पूछ के ये लोगों के बारे में बता रहे हो, भाई खत्म, टाटा बाय बाय। तो तुम तो फिर शंकराचार्य से भी बढ़ के थे, क्या ही बोले, उसको कहते हैं सनक। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा, इस दुनिया में भगवान के साथ कोई कनेक्टेड नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, इस दुनिया में सब भगवान के साथ कनेक्टेड है, लेकिन तुम बात नहीं कर सकते। हाँ, एक ही तरीके से कर सकते हो, पूजा करके, नमाज पढ़ के, वो कनेक्शन है उसके साथ। कोई एक पर्टिकुलर इंसान को पावर नहीं देता है भगवान। भगवान के सामने हम सब एक हैं। लाइव में 2-3 लोगों को पीटना है, अब आप समझ गए होंगे। मैं एक बार एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने एक पर्चा वाला बंदा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, मैंने उसके बारे में बोल दिया। तो एक लड़का मेरे पास आया कि सर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो उनको मिल के आया हूँ, मैंने उनके पाँव भी छुए हैं, वो जो भी बोलते हैं सच होता है सर। मैंने बोला वो सच नहीं है, उसने बात पता कर ली है कि तेरा डर क्या है। जब एक इंसान को आप ये बता देते हैं अपनी कमजोरी ना, खत्म। आप अपनी कमजोरी आप किसी को बता दिया ना, वो आपको चूस के रख देगा। वो खेल तो उसी पे है, कमजोरी पे, कि इसकी कमजोरी वीकनेस क्या है। मैंने उसको ये बोला मैं बीमार रहता हूं, अब वो मुझे रगड़ेगा इसी बात पे। मैंने कहा मुझे शादी नहीं हो रही है, इसी बात पे रगड़ेगा वो। आप अपनी किसी को वीकनेस मत बोलिए, कभी आपके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। क्या ही प्रेडिक्शन करेगा कोई, मुझे क्या पता है। अब आप वहीं से बोल रहे हैं सर घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, अब इसके साथ 10 चीजें लड़ाइयाँ हो रही होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो घर में क्या होगा, खुशियां थोड़ी होंगी। मम्मी पापा को डांट रही होगी, पापा बेटे को डांट रहा होगा, खाने के नवाले होंगे। तो एक वीकनेस आपने बताई ना, तो वो 10 चीजें जोड़ लेगा। तो लोग यहीं से उसको बोल देते, नहीं बोलने का यार, वीकनेस अपने और अब के बीच में रखने का है। अब आप मेरे पास देखिए, पैसा नहीं है, मैं क्यों बोलूं आप लोगों को, समझ रहे हैं आप? और प्लीज, मैंने डिसाइड किया कि मैं एप्पल 17 प्रो नहीं चलाऊंगा, आप गिफ्ट मत करना। तो कलर अच्छा नहीं लगा, आप कर भी दोगे तो चला लूंगा, वो अलग बात है, बट हाँ। तो ना महाराष्ट्र के लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमारी बुकिंग पहले कर लो। उसमें से पता नहीं किसी स्टूडेंट लिखा था सुहेल सर के लिए, मैं अरे यार हद है। मटेरियल चीजों से क्या लेना देना है। 617 में क्या ही ज्यादा होगा, कैमरे बाहर निकाल दिए और क्या है ना, कुछ खास है उसमें क्या? मतलब क्या करता है वो बता, जल्दी बता, क्या खुद ही चलेगा? मसला क्या है? कूलिंग करता है, एसी का काम देगा, गर्म नहीं होगा, और जूमिंग अच्छा है, और
गेमिंग पर्सपेक्टिव, और गेम तो हम खेलते हैं, और कुछ है? HD में दिखेगा, दबाव पड़ेगा सर, ऐसे जब रखोगे तो लोगों को लगेगा 17 प्रो चला रहा है, ऐसा है ना? मेन तो यही है बस, और कुछ नहीं है। लोगों को पता चलेगा कि 17 प्रो चला रहा है, बस। अंदर के फीचर वो कभी यूज करे ना करे, कुछ नहीं करता है एप्पल, कुछ नहीं। इधर की चीज उधर, बस। गिफ्ट कर देना, बहुत सुना है गिफ्ट करते हैं आप लोग। अब ये मंडला नंबर 2 to 8 को लिख लीजिएगा, सप्तऋषि मंडलास कहा जाता है। मंडला नंबर 2 to 8, देयर आर 10 मंडलास इंक्लूडिंग 102 हिम्स। लिखना पड़ेगा बेटा, ये फिलोसफी क्लास है। अब हेलो, लिखना पड़ेगा, फिलोसफी है, अब मैपिंग नहीं है। Mandala, there are 10 mandalas, there are 102 hymns. Mandala number 2 to 8 are called Sapt Rishi Mandala. Keep it short and precise. ज्यादा याद रखना है, ये यहां पे बहुत फैक्ट्स हैं। भूख तो नहीं लगी है? लगी है? ओ, मतलब कहने का क्या होगा कि क्लास छोड़ दूं? हाँ, कितने बजे बोल रहे हैं? बस हाँ, मेरे माने मत आओ। अंदर अंदर क्या बोल रहे हैं सभी? क्यों? तो क्यों बैठे हो? मैंने बोला इट डज नॉट मीन वही होगा। मैं क्या हुआ, मैं सो गया और मुझे बाद में पता चला मैंने तो टाइम दिया था 10, मुझे 3 बजे का टाइम याद था। एक जनजनाहट सी हुई, एक आहट सी हुई। हाँ, तो मुझे अच्छा, तो गजनी बन चुका था मैं। कल भी आपकी क्लास है मेरे पास, रखवा लो ना यार। अरे 10 दिन के लिए आया हूँ, पता नहीं कब आऊँ फिर यार। We have completed 2 chapters, then we have a Aryan civilization, then we move towards the Janpadas and Mahajanpadas, the later Vedic period. हो जाएगा। अब आपकी ये जो एंशिएंट, अब जो ये एंशिएंट हिस्ट्री है ना, अब आपको ऐसा लगेगा घास पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? ट्रस्ट मी, नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल। ऐसा लगेगा छोड़ना यार, अब रहने दे यार, ऐसा लगेगा। बस ये वाला थोड़ा फिलोसफिकल है। यस, वी हैव अ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो यूं करने का, यूं पता ही नहीं। हाँ, और ये टाइम नहीं है बेटा, उसमें स्लैश मारा है ना उन्होंने। 10 दिन में क्या क्या करवाऊंगा? का बोले छे, बीवी भी तो घर में है, उससे भी तो बात करने हैं। हाँ, शादी तो मैंने बहुत पहले। बीवी के बिना रहूंगा इतने साल, तुम्हें लगता है? मैं तो मर गया होता। बीवी मेरी बहुत खूबसूरत है। हाँ, कैसे कैसे लोग पल गए इस दुनिया में, है ना? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम पहली बार मेरे पास क्लास दे रही हो, कैसा लगा? मैं क्यों क्यों अच्छा लगा तुझे? मेरी कसम है, जल्दी बोल लेगा यार। मैं क्यों अच्छा लगा? हाँ, मैं अच्छा नहीं हूं? तुम भी पहली बार क्लास ले रहे हो ना मेरे पास?
वो तो मेरी जिगर है। क्या बेटा मैं अच्छा लगा? प्यारी है ये, इसका हेयर स्टाइल अच्छा है, वो लड़के वाला कर दिया है। हाँ बर्थ से है, बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मर्जी काट दो, गंजे रहो, कोई मसला नहीं बढ़ता, चलता है। बेटा जाने से पहले प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, कल जब हम वापस आएंगे, दिमाग में सुन लीजिएगा, कल जब हम वापस आएंगे तो हम लोग आर्यन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हेलो, आप चाहते हैं कि क्या सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे, आर्यन सिविलाइजेशन वहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा और बेहतर पढ़ना है तो काइंडली डू चेक द आर एस शर्मा बुक, कंप्लीट चैप्टर लिखा गया है, द सोसाइटी, द इकोनॉमी, द पॉलिटी, द रिलीजन। What is important in this topic, we need to compare with both early Aryans and the later one. ज़्यादातर क्वेश्चन अब मेंस के अगर, और अच्छा होगा कि जब आप आएँ तो अपने मेंस के क्वेश्चन को देख के आएँ कि उसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है। तो आपको एक ही चीज़ दिखेगी कि वो अर्ली पीरियड को लेटर पीरियड के साथ कंपैरिजन करके पूछता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ अच्छे से पढ़ना तो प्लीज़ घर में जाके ये पढ़ के आइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज दी गई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता की खुशी में ही आपकी खुशी है। गरीबों की मदद करिए। स्टे सेफ एंड स्टेबल। सी यू टुमारो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह आपका और मेरा निगहबान रहे। बोलो ना, बुक्स एंड ब्रिक्स के बारे में लिखा है ना चैप्टर। What books and burial tell us?